बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम अहलियान वतन को ईद की बहुत बहुत मुबारक, हमारी टीम की तरफ से, हमारे चैनल की तरफ से, हमारे स्टाफ की तरफ से। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में एक अपील आपके सामने लेकर आएंगे। अपील से ज़्यादा एक ऐसा प्रोजेक्ट आपके सामने लेकर आएंगे जो वन मैन आर्मी की सूरत में हमने कामयाब होते देखा। ये तस्करा है मार्च 2020 का, जब कोरोना का लॉकडाउन था, हर तरफ खामोशी का आलम था, लोग घरों में दबके बैठे थे और सड़कों के ऊपर भूखे और बेरोज़गार लोगों का एक जम्मे गफ़ीर था। उस मौके के ऊपर हम चंद दोस्त साथ बैठे थे, जिनमें मारूफ सिंगर रहीम शाह साहब भी थे और इकबाल शाह साहब के शोरूम में बैठे थे कि जो मिलीनियम के बिल्कुल सामने टोयोटा ईस्टर्न के नाम से है। वह हमारी गुफ्तगू ये हो रही थी कि लोगों के खाने पीने का बंदोबस्त कैसे होगा। शाह साहब खुद भी दस्तरखान एक चलाते हैं जहाँ पर उनके तमाम मुलाजमीन, शोरूम के तमाम लोग बैठ कर जो है वो खाना खाते हैं। शाह साहब के खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी थी। खाना खाते हुए हमने कहा कि शाह साहब, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि इस खाने से इससे और लोग भी मुस्तफ़ीद हो जाएँ कि जो सड़क पर बैठे हैं, सामने पुलिस की एक चौकी है कि जिसके किनारे लोग बैठे हैं, वहाँ से एक दस्तरखान का निज़ाम हुआ। और शाह साहब ने एक ऐसे अज़म की सूरत में एक दस्तरखान का वहाँ से आगाज़ किया कि जो आज हम देखते हैं कि 6 मंजिला बिल्डिंग की सूरत में तब्दील हो चुका है। सफ़ेद पोश दस्तरखान नाम रखा गया। उसके तमाम मामलात का मैं ऐनी शाहिद हूँ, लेकिन वक्त के साथ साथ शाह साहब को हमने देखा कि उन्होंने अज़म हारा नहीं। हमने शाह साहब को उनके ऑफिस में जाके कई मरतबा कहा कि शाह साहब, आप कारोबार पर तवज्जो दें, आप लोगों से पैसे मांगने के पीछे लगे हुए। तो शाह साहब ने कहा अपने गिरबान पे हाथ डाल के कि अल्लाह जब मुझसे पूछेगा तो मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि मैंने अपनी सारी ज़िंदगी सिर्फ कारोबार में लगाई, या क्या मामला है। शाह साहब मेरे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू भी करेंगे इकबाल शाह साहब। लेकिन अनवर मकसूद साहब ने एक बड़ा खूबसूरत पैगाम दिया है उस बिल्डिंग को देखने के बाद कि जिसके तस्करे के लिए मैंने आज के प्रोग्राम की महफिल सजाई है। अनवर मकसूद साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ज़रा अफ़ाज़ साहब, अनवर मकसूद साहब का पैगाम ज़रा नाज़रीन को दिखाइएगा। मेरा नाम है अनवर मकसूद, मैं आप सबको अच्छी तरह जानता हूँ। कराची में 3 करोड़ लोग रहते हैं, मगर मेरे दोस्त गिने चुने हैं। उनमें एक नाम है इकबाल हुसैन शाह। गाड़ियों का कारोबार करते हैं, मगर नहायत नेक और सखी इंसान है। इनके शोरूम के आगे फुटपाथ है, वहाँ एक छोटा सा कैबिन बना हुआ है जिस पे लिखा हुआ है सफ़ेद पोश। हर एक को खाना तकसीम करते हैं। कैबिन से जो आदमी आता है, चाहे दोपहर का हो चाहे शाम का हो, वो खाना लेकर जाता है। कोई भी आदमी खाली हाथ नहीं गया। ये इकबाल की मोहब्बत है शहर में रहने वालों से। एक दिन इकबाल ने मुझसे कहा कि अनवर भाई, एक इमारत बनाई है मैंने कहा तुम्हारी इमारत तो है यहाँ? कह रहे नहीं। अल्लामा इकबाल का मिसरा है, मेरी तमाम सरगुज़िश्त खोए हुओं की जुस्तजू। अनवर भाई, जो खोए हुए लोग हैं, मैंने क्या मतलब? कहने लगे कि अपनी औलाद से परेशान है, औलाद अपने कामों में है, उनको पूछती नहीं, घर में अकेले रहते हैं। अक्सर यहाँ से सफ़ेद पोश के कैबिन से वो खाना ले जाते हैं। बहुत सी औरतें आती हैं, बच्चे आते हैं। उनको देख के मैंने सोचा क्यों ना एक इमारत ऐसी बनाई जाए, उसका नाम सब्ज़ पोश रखा जाए। आप यकीन जानिए, वो इमारत बन गई। 6 मंजिला इमारत है, सफ़ेद पोश, और शहर में है, शहर से दूर नहीं है। चारों तरफ 100 फीट की सड़कें हैं, चारों तरफ। पीछे एक औरतों का, लड़कियों का कॉलेज है, एक तरफ सरकारी दफातर हैं, खुली ज़मीन है, मगर ये इमारत तामीर हो गई। इसके साथ ही एक दीवार बीच में है, इंडस हॉस्पिटल बन रहा है। उससे कहने लगा इकबाल कि आप मेरे साथ चलें और ये इमारत देखें। मैं गया देखने के लिए। मैंने कहा ये 5 स्टार होटल है क्या ओल्ड लोगों का होम है? कहने लगा मैंने जो कुछ मेरे पास था मैंने लगा दिया है। मेरे दोस्त मेरे साथ थे, सब कुछ हो गया। 1 फ्लोर मर्दों का, 1 फ्लोर औरतों का, 1 फ्लोर बच्चों का, 1 फ्लोर मियाँ बीवी का। क्या नहीं है वहाँ? 240 लोग वहाँ रह सकते हैं। जिम्नेजियम भी है, ब्यूटी पार्लर भी है, डॉक्टरों की क्लिनिक्स भी हैं, किसी को कहीं जाना नहीं पड़ेगा, सब कुछ वहाँ मौजूद है। मैं समझा मैं बाहर के मुल्क में हूँ, मगर मैं आपसे कसम खा के कहता हूँ, इस तरह का ओल्ड होम जो है ना अमेरिका में है, ना इंग्लिस्तान में है, ना फ्रांस में है, कहीं नहीं है। ये एक होटल है, सब कुछ है यहाँ। ज़ाहिर एक इंसान अकेले तो ये काम नहीं कर सकता। ये इकबाल की मोहब्बत है उन दुखी लोगों से जिनको वो रोज़ाना देखता है,
और जो रोज़ाना उसके शोरूम के आगे एक कैबिन से खाना लेके जाते हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। इकबाल ने दूसरों के लिए बहुत काम किया है, मगर ये तो कारनामा है। अल्लाह मियां इकबाल को लंबी ज़िंदगी दे, मगर इतना बड़ा काम एक आदमी अकेले कैसे संभाल सकता है। इकबाल को कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ था उसके पास उसने सब लगा दिया। 6 मंजिला इमारत है, सबसे ऊंची मतलब छत पर एक रेस्टोरेंट है जहाँ दुनिया का हर खाना मिलेगा, बारबेक्यू भी है, क्या नहीं है वहाँ। एक मरतबा जाएँ आप देखें, नागन चौर के करीब है, शहर में है। आप लोग बहुत सखी हैं, कराची के लोग जिसको चाहे नवाज सकते हैं, तो शायद आपकी ज़रूरत ना हो, मगर आपका हिस्सा अगर इस इमारत में आ जाएगा तो आप ये सोचिए कि आपको कितनी दुआएं मिलेंगी, कौन कौन दुआ देगा आपको। तो ख्याल रखिए, सफ़ेद पोश 6 मंजिला इमारत इस शहर में, इनका काउंट है हबीब मेट्रो में, सफ़ेद पोश के नाम से। याद रखिएगा, मैं किसी के लिए इतना नहीं कहता, मगर इकबाल बहुत अच्छे आदमी है। मैंने कहा चंद दोस्त हैं मेरे, उनमें इकबाल है। वो इमारत देख के मैं बिल्कुल हिल गया। मैंने कहा इकबाल ये क्या है, ये 5 स्टार होटल बना दिया तुमने। कहने लगा अनवर भाई ये सिर्फ ऐसे लोगों के लिए है जिनका कोई नहीं है। ख्याल रखिए, आप भी ख्याल रखिए। इकबाल जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अनवर मकसूद की गवाही है, कसम खाकर कहते हैं कि इकबाल शाह की जो बिल्डिंग है वैसी बिल्डिंग शायद मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। इकबाल शाह साहब मेरे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शाह साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। शाह साहब हम तो 2020 से आगे नहीं बढ़े, हम अपने अपने कामों में चले गए। रहीम शाह साहब जो है वो कभी डेनमार्क, कभी अमेरिका, कभी कहाँ, उनकी भी अपनी मसरूफियत थी। अयाज खान साहब हमारे साथ जो है वो अभी मुझे वीडियो के अंदर भी नज़र आया, मैं मादत खाऊँ में उनका पहले तस्करा नहीं कर सका। अयाज खान साहब भी रोज़े अव्वल से हमारे साथ थे। अयाज खान साहब तो आपके साथ फिर नज़र आ जाते हैं। हम अपने रोज़गार के चक्कर में कभी लाहौर, कभी इस्लामाबाद, कभी कराची, उस तरह से आपसे कनेक्ट नहीं रहे, मालूमात नहीं मिलती रही। ये पीछे से 6 मंजिला बिल्डिंग कहाँ से बन गई शाह साहब? आप तो खाना खिलाने चले थे, हम तो उसका नाम ही हमने जो है वो सफ़ेद पोश दस्तरखान रखा था कि दस्तरखान से वो NGO बड़ी होते होते 6 मंजिला बिल्डिंग और फिर 5 स्टार बिल्डिंग। ऐसा महसूस होता है कि जो है वो गोल्डन कलर की उसकी लॉबीज़, गोल्डन फर्नीचर के साथ। ये शाह साहब ये इनकलाब कैसे आ गया 3-4 साल के अंदर? अस्सलाम वालेकुम। पहले तो बड़े दिन बाद मेरी आपकी भी मुलाकात हुई है, तो खैर गुफ्तगू तो आपसे चलती रहती है। तो मैंने कहा ये एक खुफिया, पहले तो ये मैं बताऊं कि स्टार्ट कैसा हो, जैसे आप कह रहे हैं ना, तो मेरे दोस्त है साकिब और आतिफ ना, ये रहू बिल्डर वाले, तो ये आए थे जब मेरे बेटे का इंतकाल हुआ, जो आपने सारा उसका पूरा हॉस्पिटल सारा भाग दौड़ की थी। तो मैंने जब उसको बोला, जैसे आपने अपना इंट्रो में बोला कि मैं हर एक से पैसे मांगता हूँ, तो मैंने जैसे सफ़ेद पोश बोला ना, तो कहता लाला शाह साहब आपको याद है कि मैं और रहीम शाह साहब आपके पास आए थे? तो मैं आपको यही बताता हूँ, क्या आपने ब्लड प्रेशर हाई करते हो, लोगों के आगे झोली फैलाते हो, आप तो हमेशा देने वाला हाथ रहे थे, आपका तो अल्लाह। तो मैंने कहा था ना कि मैं अल्लाह की ज़ात के लिए मांग रहा हूँ, मैं इसके लिए बेकदर होकर देख लूँगा। ये मैंने आपको शेर भी पढ़ाया था, मेरे पास लिखा हुआ है। तो एकदम साकिब और आते बोलते हैं नहीं लाला हम तो वहाँ दे रहे हैं। मैंने कहा यार वो नहीं है, मैं ओल्ड एज होम की बात कर रहा हूँ। तो उस वक्त इत्तेफाक से उनके वालिद का इंतकाल हुआ, तो कहता है वालदा हमारी वो भी मेरी माँ की तरह है, तो वो भी बनाना चाहती है। तो उन्होंने मुझे 1000 गज का प्लॉट दे दिया। और मज़े की बात है कि आपका F-16 है, उसके लिए जब तक रनवे नहीं होगा तो जहाज़ बेकार है। तो रनवे उन्होंने प्रोवाइड किया अल्लाह के फरम से, ठीक ठाक महंगा प्लॉट है, 1000 गज और बिल्कुल प्राइम लोकेशन के ऊपर है। फिर अल्लाह ने हाथ पकड़ा और काम सिलसिला चलता गया। पहले तो लोगों ने मुझे ये ताना दिया कि इतना हाई फाई क्यों बना रहे हो। तो वो आपको ही पता है, जब मैंने आपके प्रोग्राम में ही बोला था, वो कल की बात लगती है बात भाई, जब हमने इसकी ग्राउंड ब्रेकिंग दिखाएं ना, 3 विंडो पे जाके जरा दिखाएं ना किस इमारत की बात हो रही है जिसके अंदर वो उसमें फिर मैंने कहा ये जहाँ मैं अपने माँ बाप को रखूँगा मैं उनको वहाँ रखना है। मैंने उस पर कहा यार इतना फिर तुम्हें कोई चंदा नहीं देगा। जिसमें एक साहब हैं जो NGO चलाते हैं, बेचारा भी है भी अंदर, तो उसने कहा इकबाल इतना खूबसूरत बनाओगे, पैसे नहीं देंगे, ज़रा गंदा ही हो। मैंने कहा यार मैं कोई और कंसेप्ट ला रहा हूँ। जैसे हमारे टोयोटा की डीलरशिप से पहले कंसेप्ट ही नहीं था कि शीशे का और एयर कंडीशन और ये चीज़ें होंगी। आज रिक्शे की डीलरशिप जब कोई देता है, कोई डिस्ट्रीब्यूटर, तो वो उसको बोलता है कि शीशे का बनाओ, इस तरह का एयर कंडीशन वगैरह। तो एक पहला कदम ले लिया। और हुजूर पाक का भी हमारे इरशाद है कि जो चीज़ अपने लिए पसंद करो, हम क्या करते हैं, हम गिरी हुई चीज़ दूसरों को देते हैं। फिर एकदम मेरे दिमाग में है, मेरे वालिदा का दोनों का इंतकाल हुआ, एक 17 में और एक 2020 के अंदर। तो फिर मैंने सोचा कि अल्लाह ने मुझसे 2 लिए हैं
और मुझे 204 में लेने वाला हूँ इंशाल्लाह। उसमें 102 खवातीन वो माएँ मेरी होंगी, 102 माओं की तरह होंगे बाप। तो ये नसीब की बात होती है। और बखुदा इसमें मेरे साथ हाउस ऑफ हबीब ने बहुत बड़ा हाथ किया, इंशाल्लाह फंड दे रहे हैं। और साथ भी पूरा इंडस्ट्री टोटा का हमारा जितने मेरे डीलर में नाम तो नहीं। लेकिन शाह साहब देखें, जब मैं आप फिर फ्लैशबैक की तरफ जाते हैं 2020-21 में, कि जब हम आपसे झगड़ा करते थे इस बात पे कि आप तो खाने के लिए लोगों से पैसे मांग रहे हैं, यानी कि 100-70-200 रुपए का वो खाने का एक पैकेट होता होगा, वहाँ से 6 मंजिला बिल्डिंग तक, ये एतमाद कैसे बना उन तमाम डोनर्स का कि जो आपके साथ मिले? जाहिर है कि इसमें आपकी भी एक खतीर सरमाया, मैं वाकिफ़ हूँ तमाम चीज़ों से, तमाम सरमायाकारी से। हुआ ये कि जब ये मेरे दिमाग में है तो मैं रफ़ीक हबीब, जो हमारे मोहम्मद अली हबीब, रफ़ीक हबीब के फर्जंद है और जो हमारे इस वक्त चेयरमैन है, तो मुझसे प्यार बहुत करता है, छोटे भाइयों की तरह। तो मैंने कहा, कहता यार तुम, मैंने कहा मुझे चाहिए। तो एक अमाउंट जो लिखा ना था बड़ा, लेकिन मैंने भी एक हमारे सियासतदान पहले फौजी को टिकटा, उसने बोला ये पीनट है, तो मैंने भी अमेरिका की तरह उनको बोला कि ये तो पीनट्स हैं। तो वो सिलसिला चला, फिर दे रहे लोग हो रहा है और नया कारवां बन रहा है। और नाम में इतना लंबा है जिसमें अफरोज ने तो ये अफरोज अख्तर उन्होंने 2.5 करोड़ दिया, सलीम गोडे ने, उसने जो बड़े अमाउंट बता रहा हूँ उसने दिया है, और शुजात हैं शेरवानी साहब। और नहीं, आपके टोयोटा की डीलरशिप तो मैं तो खुद उस ग्रुप का पार्ट हूँ ना शाह साहब, मैं खुद विटनेस इस बात का कि आप, लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूँ इसमें ये कि जो मेरे को फवाद भाई को तो पता है सारा कि जो हमारा फंड आता है 20-15% मेरा अपना होता है। और दूसरा मैं आपको इस कैमरे में एक बात बता दूं, दे कोई नहीं सकता है, ये अल्लाह की ज़ात ही दिलाती है, क्योंकि ये सदका या खैरात जो होता है 70 शैतान के जबड़े से निकलवाना पड़ता है। और आपको भाइयों को मैं एक रिक्वेस्ट करूँगा, जो दे रहे हो तो बहुत अच्छा, जो नहीं भी दे रहे हो ना, आप ये ना समझो आप दे रहे हो, आप कस्टोडियन हो, वहां से लिखा होता है तो आप देते हो। मेरे या फवाद की किसी की ताकत नहीं है, किसी की। अच्छा शाह साहब यहाँ तक ठीक है, देखें खाना तो आपने दिन में दिया जितने बॉक्स, कोई माशाल्लाह 1,500 लोग पे हम, अच्छा खाने के बता दूं, इज्जतदार तरीके से बॉक्स की शक्ल में दिया जाता है। खाने में तो ये है ना कि आपने एक बॉक्स प्रोवाइड कर दिया, जो भी बंदा था वो बॉक्स लेकर चला गया, यहाँ तक आपका काम खत्म हो गया, आपने किचन क्लोज किया, आप लोग अपने अपने काम से लग गए। लेकिन ये क्या आपको अंदाज़ा है कि 6 मंजिला बिल्डिंग के अंदर 200-250 नफूस का वहाँ रहना, वो भी बुजुर्ग जो बीमार भी होंगे, जिनकी तबीयतें भी ख़राब होंगी, जिनकी और भी बड़े मसले मसाइल होंगे, जिनको डिप्रेशन के मामलात भी होंगे, जो चलने फिरने से माजूर होंगे, उन सब के लिए इतनी प्रीमियम केयर होगी कि जितना वो खूबसूरत बिल्डिंग बनी हुई, या बस आप बिल्डिंग बना के बोलेंगे अपना अपना खर्चा करो भाई? पहले तो मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये बिल्डिंग नहीं है, एक होटल है और एक घर है, ठीक है। 204 बुजुर्गों का मेरे, उसमें क्लिनिक भी है, जिम भी है। मैंने दुनिया की सिवाय स्विमिंग पूल की जगह नहीं थी, वरना स्विमिंग पूल भी बनाया था। और मैंने इंशाल्लाह अपने आपको वफ़ किया कि दोपहर के बाद मेरा आधा दिन जो होगा मेरा यहाँ इनके साथ होगा, रात तक जब तक होगा। हमने हॉस्पिटल के फिर ये सोचा था, किस्मत मेरी अच्छी है, अल्लाह साथ दे रहा है कि जो कोई बुजुर्ग बीमार होगा उसको हम सर्जरी कहाँ कराएंगे, तो अल्लाह ने करम किया, मेरे बराबर में प्लॉट है, किसी ने डोनेट किया, वहाँ इंडस हॉस्पिटल बन रहा है, जो कि इंशाल्लाह 2 से 3 साल में बन जाएगा। और इसके अंदर दुनिया की हर सहूलत, इवन के लिफ्ट मैं लिख के दे सकता हूँ कि दुनिया के पाकिस्तान के दुनिया में ऐसी लिफ्ट नहीं होगी जिसमें 15 लोगों की कैपेसिटी और सोफ़ा भी लगा हो। वो वीडियो में अगर आप दिखा दोगे ना, मैंने किसी चीज़ पे कंप्रोमाइज़ किया, मेरे घर में शायद वो चीज़ें नहीं होंगी जो इसके अंदर है। एक एक चीज़, फिर हमने जिम भी बनाया है, हमने इंडोर भी रखा है। अच्छा, एक दोस्त है मेरे, वो 4 डायलिसिस मशीन हमें दे रहे हैं, हमने एक डायलिसिस सेंटर भी बनाया है उसके अंदर, जो आउट पेशेंट बाहर से आएंगे उनका करेंगे। फिर एक और प्लान है कि जो बड़े हॉस्पिटल हैं इसमें बुजुर्ग आते हैं जो लोनली फील करते हैं, उनको होता है तो उनको एक थेरेपी होती है, तो उनसे हम कांटेक्ट करेंगे कि आप इनको डे केयर में हमारे पास पूरे दिन भेजो। और जिस तरह मैंने शोरूम भी शुरू किया था। शाह साहब, ये कोई आपका ख्वाब था या आपको अचानक ये वो इंकशाफ हुआ, या आपकी तबीयत के ऊपर अचानक इस बात का असर हुआ कि जी आप कोई ओल्ड एज हाउस बनाएंगे, या आपका कोई पुराना ख्वाब था कि आपने ये काम करना है? क्योंकि खाने के मामले तक तो मुझे पता है कि आप खामोशी से करते थे, फिर इसको जो है वो NGO की शक्ल मिल गई, वो तो एकदम बैठे बिठाए चीज़ें तय हुई थी। घर का भी में ऐसा है कि कुदरती मेरे को लगता है उतरा कुछ, और एक तो मेरे वालिद का इंतकाल हुआ, तो मैंने वालिद और वालदा को अपने बिल्कुल ये जैसे हथेली का छाला होता है ना, उस तरह रखा था। तो एक 2 जानने वालों को मैंने देखा जो वालिदैन को, क्योंकि मेरे घर में भी एक था मेरी जानने, आपके हमारे बच्चे अच्छी जगह पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ कुछ बच्चे वो भी पढ़ते हैं जो स्कूल से निकलते हैं तो अलग अलग फील्ड में होते हैं। तो एक ने कहा मेरे माँ बाप से, मेरी बहू से, उनके जो माँ बाप की बहू है, जो भी बेटे की जो बीवी है, उससे तंग है, उनको घर से निकालने के चक्कर में, तो अपने अब्बू से पूछे कि कब बन रहा है ताकि मैं अपने वालिदैन को वहाँ ले आऊँ। दूसरा ये कि हमने इसको गरीबों के लिए रखा है, तो कुछ अमीर का कर रहे थे ना, एक ने बोला कि मैं अपने वालिदैन को, तो मैंने उसको बोला कि अमीरों को मैं महंगा पड़ूंगा,
वो मुझे नहीं खरीद सकेंगे। यानी कि अमीरों को महंगा पड़ने से मुराद क्या है शाहजी? अगर जो है वो जब समझ लेगा अगर 5 स्टार होटल का पर डे के हिसाब से, कोई पैसे वाला आदमी अपने माँ बाप को छोड़ के जाना चाहे, मैं तो कहता हूँ अगर पैसे वाला छोड़ के जाता है तो पहले तो छोड़ना नहीं चाहिए वालिदैन को छोड़ने का। मैं तो हैरान हूँ कि कैसे छोड़ते हैं, लेकिन हमारा टारगेट गरीब गुरबा का है। मैं वो चाह रहा हूँ कि वो मरना तो मुझे भी है, सबने, मेरा जवान बेटा मरा है, लेकिन मरने से पहले वो देखें फवाद भाई कि यार ये कोई जिंदगी थी, मैं क्या जी रहा था। मैंने उनको ख्वाब देने, इवन के मास जी वाले हैं वो मेरे को ब्रांडेड कपड़े में पहनाएंगे हम लोग, और हर चीज के लिए हमारे साथ। 11 के सलून में मैंने एक पूरा उनका ब्यूटी पार्लर बनाया, सब कुछ हम सब कर रहे हैं। और जो असल जगह है वो है हमारा डाइनिंग हॉल, वो 200 लोगों का है। और जैसे आप कभी बाहर मुल्क में या हमारे मुल्क में भी है, दीप पाकिस्तानी है शेरेटन के अंदर जो विभिन्न बैग है, जब वो खाना बन रहा था वो देख रहा था, तो हमारे बुजुर्ग देख रहे हूँ, मैं वो बता रहा हूँ, मेरे ये देखें, मैं झूठ मैं रोज जाता हूँ, रोज कुछ और होता है। अब बच्चे वहाँ आते हैं टिकटॉक बना रहे हैं वहाँ पे, वो जगह ऐसी देख के ना खूबसूरती का, तो यकीन माने कि मैं खुद वो एक्साइटेड नहीं होता कि, और ये 204 ऐसे लोग होंगे कि सब आके मिलेंगे। और अभी खुला नहीं है, लोगों में फोन आते हैं कि हम अफ्तार लाना चाह रहे हैं ना, तो मैंने कहा अभी अफ्तार अगले साल से आएगा, क्योंकि रमजान में हम नहीं कर सके। कब खोल रहे हैं शाह साहब इसको? इंशाल्लाह ये तो अप्रैल एंड या मई के मिड में होगा, मई का मिड समझ लें, मई के मिड में होगा शाह साहब। अल्लाह ताला आपके तमाम मंसूबों। और एक मेरा हुकूमत से भी गुजारिश है कि अगर ये कोई प्रोग्राम सुन रहा हो, एक बार मेरे साथ कोई आ जाए, मेयर साहब मैं जगह दिखा दूं, मुझे कुछ जगह वहाँ आपकी टिका नहीं, बाकी मैंने सब कर दिया है। और अगर कोई आ जाता है, मैंने तो लोगों को बोल रहा हूँ, मैंने कहा मैं बिलावल भुट्टो साहब को बुलाऊंगा, वो होगा, और मेरे ख्याल से शायद वही ओपनिंग करे, तो ये मेरा रिकॉर्ड में रख लीजिएगा आप। चलें, बहुत शुक्रिया शाह साहब आपका। नाज़रीन, उम्मीद यही करते हैं कि इस तरह के लोग अगर सोसाइटी के अंदर जिंदा रहेंगे तो तामीर का काम भी होगा और मस्बत तरीके से मामला आगे बढ़ भी सकेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आगे की तरफ चलेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पाकिस्तान चाहती है कि पाकिस्तानी बेतहाशा टैक्स दें, पाकिस्तान में टैक्स कल्चर हो, लोग टैक्स देने के लिए खुद से तैयार हो जाएं। टैक्स के लिए जो है वो पाकिस्तान में एक ऐसा माहौल बन सके कि पाकिस्तान अपने अखराजात अपने ही जमा करदा टैक्स से बहुत हद तक पूरे कर सके, हमें बार बार IMF के पास जाना ना पड़े। पाकिस्तान के टैक्स का निज़ाम कुछ ऐसा हो कि जिसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो और पाकिस्तान के अंदर ऑटोमेशन का भी एक नया दौर आगाज़ उसका हो सके। मेरे साथ मौजूद है शाह बानो गजनवी साहिबा। कुछ ऐसे मसाइल हमारे सामने आए कि जिसमें खुद पाकिस्तान का टैक्स का निज़ाम यानी कि FBR का जो निज़ाम है उसमें काम करने वाले सीनियर अफसरान ही उस सारे मामला से खुश नहीं हैं, तो वो टैक्स आखिर आगे कैसे जमा करेंगे। शाह बानो गजनवी साहब आपका बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें करेंगे आपसे, ऑटोमेशन के ऊपर भी बात करेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इंटीग्रेशन के ऊपर भी बात करेंगे, बाकी मामला भी पूछेंगे, लेकिन कुछ मामला ऐसे हैं कि जो FBR के सीनियर अफसरान से मुताल्लिक हैं, वो अपनी ट्रांसफ़र पोस्टिंग के मामला से खुश नहीं है। आप भी अदालत तक पहुँच गई हैं, आखिर मामला था क्या? शुक्रिया फवाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्टली आई थैंक यू कि आपने जो है पाकिस्तानी कौम के जो है बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मसले के लिए प्रोग्राम किया। अब आपने मुझसे 3-4 चीज़ें पूछी हैं। पहली बात तो ये कि जी बिल्कुल पाकिस्तान की हुकूमत ये चाहती है कि पाकिस्तान के अवाम जो है कर्ज़ों के बोझ से निकलें, और दूसरी बात ये कि ये तो पाकिस्तान की अवाम के बारे में जो ये परसेप्शन है कि ये टैक्स नहीं देना चाहते, ये मैं आपको अपनी ज़ाती एक्सपीरियंस के ऊपर बता रही हूँ कि बिल्कुल गलत है। पाकिस्तान के अवाम बिल्कुल टैक्स देते हैं, और जो लोग ये बात कहते हैं कि वो टैक्स नहीं दे रहे उनको शायद पाकिस्तान के बारे में मालूम नहीं। मैंने 38 साल पाकिस्तान में मुश्किल तरीन जो है उनके उस पर काम किया है, पोस्ट्स के ऊपर। मेरा कैरियर प्रोफाइल इस किस्म का रहा है कि जहाँ पे मुझे ऐसी जगहों पे लगाया जाता रहा है जो कि बिल्कुल नामुमकिनात में समझी जाती रही हैं। मैं आपको अपने ज़ाती एक्सपीरियंस के हवाले से जवाब इसलिए दे रही हूँ फवाद साहब कि मैं कोई अपनी तारीफ नहीं बयान नहीं कर रही, मैं उसको ऑथेंटिकेट कर रही हूँ अपने एक्सपीरियंस से। तो मुझे बिल्कुल इम्पॉसिबल किस्म के टारगेट्स और असाइनमेंट्स दिए जाते रहे, और वो अल्हम्दुलिल्लाह ना सिर्फ ये कि पूरे हुए हैं बल्कि सरपास हुए हैं, बगैर कोई एडवांस लिए हुए, बगैर कोई कोर्शन किए हुए, बगैर किसी को तंग किए हुए। तो मेरा तो एक्सपीरियंस बिल्कुल अलग है कि पाकिस्तान के अवाम टैक्स नहीं। मैं मैडम जरा आ जाता हूँ ना कि पाकिस्तान में टैक्स कल्चर के हवाले से ज़रूर हमने सारी गुफ्तगू करनी उस हवाले से है, लेकिन आप लोगों का कुछ ऐसा मसला भी तो चल रहा है ना कि जिसके लिए आप कोर्ट में गई हुई हैं, अफसरान परेशान है, सरासिमगी की एक सूरत हाल है, वो क्या मामला है कि क्या मुहर्रिकात क्या है उसके पीछे? जी मैं उसके बारे में वो बातें आपको कहूंगी जो कि ऑलरेडी पब्लिक रिकॉर्ड पे हैं जी, और मेरी पिटीशन में लिखी हुई हैं।
देखें ये जो FBI है, वैसे तो ये हमारी नौकरी का ही कल्चर ये बन गया है पाकिस्तान की के हर डिपार्टमेंट की, आप किसी भी इदारे को ले लें कि वहाँ पे ज़ाती पसंद और नापसंद के ऊपर लोगों को नवाजा जाता है, चाहे ग्रेड 1 की पोस्ट हो या ग्रेड 22 की पोस्ट हो, हर पोस्ट के ऊपर यही मामलात हैं। और ये क्योंकि मैं पब्लिक से बात कर रही हूँ आपके थ्रू, तो मैं आपको बताऊँ कि ये हमारा जो आर्टिकल 4 है डिग्निटी का, एंड उसके अलावा जो हमारे दूसरे आर्टिकल्स हैं आर्टिकल 10A कि जिसमें कहा जाता है कि आपने हर काम को जहाँ पे अपनी सवाबदीद इस्तेमाल करनी है उसके कायदे करीने से इस्तेमाल करना है। इस पर काफ़ी कुछ केस लॉ भी है, उसके हिसाब से काम करना होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अब मेरी जो पिटीशन है उसमें पहली दफ़ा एक सरकारी मुलाजिम की तरफ से ये पूछा गया है कि हम जो सरकारी मुलाजिम हैं या हम आवाम के मुलाजिम हैं, हम आईन पाकिस्तान के तहत एम्प्लॉय किए गए थे या हम किसी शख्स की पसंद और नापसंद के ऊपर एम्प्लॉय किए गए थे। तो ये तो एक पॉइंट है। और दूसरा है कि मुझे ये क्यों ज़रूरत पेश आई, वो इस वजह से पेश आई कि एक तो मैं पाकिस्तान की सीनियर मोस्ट ऑफिसर हूँ और इस मुल्क में से मुझे जो मोहब्बत है उसमें मेरे बड़ों का भी एक तो हाथ है कि मेरे बड़ों ने, मेरे ससुर ने पाकिस्तान बनने के टाइम के ऊपर कायदे आज़म के कहने के ऊपर 41 टन सोना और 50 करोड़ रुपया कैश दिया था। उसके अलावा ये कि हमारे कराची के अंदर 30-40 लाख मुख्तलिफ कौमों के लोग भी हैं। हमारे इलाकों के अंदर आप देखेंगे कि जो हमारे लोग हैं वहाँ मेहनत कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, निहायत गुर्बत है, उसके बावजूद कहीं आपको बेहयाई नज़र नहीं आएगी, मक्कारी नज़र नहीं आएगी। हम में से कोई वजीफे नहीं लेता, हम में से कोई जाके बड़ी बड़ी बातें नहीं करता। हमारे बड़ों का भी यही तरीका था। मेरे दादा के घर में पाकिस्तान के तीनों आइन बने, बैरिस्टर इस्माइल गजनवी किया। मेरे नाना ससुर ने जो है ये जो मैंने आपको नवाब मोहब्बत खान ने तमाम पैसे और रुपए दिए, तो हमने पाकिस्तान की पहले भी खिदमत की, आज भी कर रहे हैं। मैंने भी अपने 38 साल पाकिस्तान की खिदमत के लिए सर्व किए। मेरा फ़र्ज़ बनता था कि जब ये बहरान पैदा किया जा रहा है उस बहरान के वक्त अपने आप को आगे पेश करूँ, वो मैंने पेश किया। अब उसमें जो हमारे जो FBI का डिपार्टमेंट है, मैंने जैसे पहले आपसे अर्ज किया, पूरे पाकिस्तान में ये कुछ दहाइयों से हो गया है कि पसंद नापसंद और सियासी बुनियादों पे और टोटल गैर कानूनी बुनियादों के ऊपर लोगों की ट्रांसफ़र होती है, प्रमोशन होती है, पोस्टिंग होती है और उनको अपने जायज़ हुकूक तक के लिए जाके जो है बिल्कुल खुशामदें और अपनी इज़्ज़त नफ्स को पायमाल करना पड़ता है। आम तौर पर ये होता है। अब ये जो FBI है ये पाकिस्तान का एक कोई आम सा इदारा नहीं है, इसका पाकिस्तान की मईशत के साथ डायरेक्ट एक ताल्लुक है। जैसे कि आपका दिल है, बेशक आप कितने भी सेहतमंद हो मगर आपके दिल को सेहतमंद होना ज़रूरी है। अब FBI के अंदर ये जो कैफियत पैदा की गई है ये कोई पहले दिन से नहीं हो रही। इसको मैं काफ़ी लंबे अरसे से गवाह हूँ, इसलिए मैंने अपने केस में ये बात लिखी है कि जनाब मैं कोई अपने ज़ाती प्रमोशन या पोस्टिंग के लिए नहीं पेश हुई हूँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे अपने कैरियर का प्रोफाइल एग्जाम्पल के तौर पे पेश कर रही हूँ कि यहाँ पे क्या होता है उन लोगों के साथ जो पाकिस्तान की मदद करते हैं, पाकिस्तान के अवाम को समझते हैं, टैक्स लेके आते हैं, रेवेन्यू लेके आते हैं और वो अवाम की इकाई का एक हिस्सा है। तो ये जो FBI का कल्चर जो है इसको फसाद का शिकार करवाया गया है। ये कोई एक मामूली बात नहीं है, ये तो पूरा आपके पूरे निज़ाम के साथ। लेकिन मैडम इसमें असल में होता ही है कि जिस वक्त आप दूसरी जानिब का मौक़िफ़ लेते हैं तो वहाँ से ये गुफ्तगू आती है कि जी जो सीनियर अफसरान हैं वो इदारे को बदलने में, इदारे की अपग्रेडेशन के अंदर इदारे को नए टूल्स मुतारिफ कराने में रुकावट बनते हैं। ये एक आम सी बात है, मैं FBI की बात नहीं कर रहा कि पाकिस्तान में आप जहाँ कहीं भी अगर किसी से पूछें तो लोग ये कहते हैं कि जो हमारे पुराने अफसरान पे और पुरानी ब्यूरोक्रेसी है वो तब्दीली नहीं चाहती। जैसी तब्दीली की बात करते हैं, किसी इनकलाब की, किसी नए टूल को मुतारिफ कराने की बात करते हैं, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, ऑटोमेशन की बात करते हैं, तो वो मज़ामत करते हैं। लिहाजा इनको साइड लगाना इसलिए ज़रूरी है ताकि नया खून आए और नए तरीके से जो है वो मामलात आगे की तरफ बढ़ सकें। तो क्या आपके केस में ऐसा तो नहीं है FBI के मामलात में? हुजूर आपने पुराने अफसरों को, सीनियर अफसरों को अपने इस नए प्रोग्राम पे अमल करने का मौका ही का बिनायत फरमाया। पाकिस्तान जो है वो तो क्लर्कों के हाथ के अंदर चल रहा है। जो आप देखें क्लर्क होते हैं या किसी भी छोटे मोटे जो रैंक्स के ऊपर लोग होते हैं वो फ़िरौन नातिक होते हैं और वो अफसरों को भी काम नहीं करने देते हैं जो कि ऊपर ईमानदारी के साथ या मेहनत के साथ काम करना चाहते हैं और किसी ग्रुप में नहीं होते। अब आप मेरी मिसाल लें, मैंने जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर पेपर लिखने के लिए
पाकिस्तान के सिस्टम्स को इंटीग्रेट करने के लिए बाकायदा MBA जाके 2008 में किया। ये नहीं कि मेरे पास बहुत वक्त आया क्या, लेकिन मजबूरी थी, मुझे पेपर लिखना था, मुझे लिखना नहीं आ रहा था वो पेपर। जब वो मैंने पेपर पेश किया और मैंने AS400 एक नहायत ही फजूल किस्म का पुराना सिस्टम था, उसके अंदर से जब मैंने इनको निकाला FBR वालों को और डेटाबेस सिस्टम के ऊपर मैं लेके आई, उसकी सजा के तौर के ऊपर मुझे कस्टम की नौकरी से ट्रांसफर होना पड़ा और एक नए डिपार्टमेंट के अंदर जाके मैं बैठी जहाँ कुछ बजट वगैरह नहीं था। बाद में 2008 में जब मैं आई हूँ तो आप ये कहती हैं कि तब्दीली के खिलाफ रेजिस्टेंस जो थी खुद FBR की क़यादत थी हर दौर में। देखिए ये जो अब मुझे आप जरा अपना ये, क्योंकि ये जो मामला है ना ये बहुत जरूरी है, हम तारीख के लिए अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे हैं। देखिए मैं दोबारा कहूँ, अगर मुझे कोई पोजीशन चाहिए होती है, कोई पोस्टिंग चाहिए होती है, कुछ चाहिए होती है, तो मैं 37 साल में कहीं भी अपना ज़मीर या ईमान बेच के वो हासिल कर सकती थी। मैं तो आपके बुजुर्गों की औलाद हूँ जिन्होंने आपका ये मुल्क बनाया है, तो मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करने के लिए कुछ बातें वाज़े करना चाहती हूँ। एक अवाम की बात मैंने ठीक कर दी कि अवाम पाकिस्तान के बहुत मुहिब्बे वतन है, और आपको ये जो लोग बैठते हैं इनके तो पाकिस्तानी पासपोर्ट तक नहीं है, और ये कहाँ से आते हैं इनका ये भी नहीं पता, और ये कहाँ चले जाते हैं इनका ये भी नहीं पता। अब दूसरी ये बात है कि जो सिस्टम्स के ऊपर ऑफिसर्स को काम नहीं करने दिया जा रहा। जनाब आप मुझे बताएं कि आपने पाकिस्तान के 70% आला तरीन सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को इस FBR में आपने डिपार्टमेंट से बाहर करके रखा। आपके पास 8 महीने 9 महीने में आप हालात देख रहे हैं कि हम इस वक्त 650 अरब रुपए पीछे जा चुके हैं, और जिस तरह से हमारी इस वक्त ये रेवेन्यू डिफॉल्ट हमारा IMF के बोर्ड के थ्रू चल रहा है, हम अल्लाह माफ करे खुदा ना खास्ता फिर दोबारा जाके 1 खरब के ऊपर हमारी चोट लगेगी, और फिर कितनी महंगाई का बहरान आएगा, क्योंकि IMF की कंडीशनैलिटीज हम पूरी नहीं कर पाएंगे। और ये जो ऑफिसर्स, जिस तरह से जो मेरा केस है, जो मैंने पिटीशन में बात की है कि एक पॉलिटिकल बाउंड्री सिस्टम के तहत इनको लगाया जाता है। अब उस पॉलिटिकल बाउंड्री सिस्टम का मैं आपको एक आराम से एक मिसाल दूं कि अमेरिकन आइन में ये इजाजत है कि हर प्रेसिडेंट 17% पोस्टें अपने सियासी नुमाइंदों को दे सकता है, लेकिन बाकी पोस्टें जो है बाकी प्रॉपर ब्यूरोक्रेसी चलाती है, एस्टेब्लिशमेंट जिसको कहते हैं। पाकिस्तान के आइन में तो ये सियासी नुमाइंदों की कोई जगह ही नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि हमारे इवन बोर्ड्स तक में सियासी नुमाइंदों को बिठाया जाता है। और जब आपने पाकिस्तान के जो सही मेरिट के ऊपर ऑफिसर्स हैं, आपने उनको लगाया ही नहीं है, आपने उन्हें काम करने का मौका ही नहीं दिया। जैसे मैं आपके सामने मिसाल हूँ कि मैं 2018 में मेरी प्रमोशन हुई ग्रेड 21 में, वो दिन और आज का दिन है कि जनाब मैं वर्चुअल OSD। तो अब आप मुझे बताइए, जबकि मैंने तो ये पेपर और इंटीग्रेशन किया, और ये IRS का आपका जो सारी इंटीग्रेशन हुई है सेल्स टैक्स की, इनकम टैक्स की, वो नाचीज के पेपर की इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर हुई है, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अवाम यानी कि आपको जिद्दत इनोवेशन मुतारिफ कराने का फल ये दिया गया कि आपको OSD कर दिया गया। जिस वक्त ये IRS का पेपर आया था उस टाइम के ऊपर हमारी जो रेवेन्यू थी सिर्फ कराची के कुछ जगहों की कुछ करोड़ रुपए थी, लेकिन जब ये पेपर के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन हुई और इंटीग्रेशन हुई है IRS बनने के बाद, तो हम खरबों में पहुंच गए। यानी इतनी गलतियों के बावजूद हमारे यहाँ कई खरब आ रहे हैं। तो ये अब ये जो जिन अफसरों की बात हो रही है, जिनको आवाम समझती है, आप समझते हैं कि अफसर है, जनाब मैं उनको अफसर नहीं समझती। ज्यादातर जूनियर कैटेगरी के लोग हैं, OPS में उनसे काम करवाया गया है, और उसमें कई मसले हैं। देखिए जब बहुत बड़े लेवल के ऊपर पोस्टिंग्स होती हैं तो उसके अंदर खाली एक बात नहीं होती, उसमें कई मतलब होते हैं। एक मतलब जो मैं समझती हूँ, जो मैंने अपने केस में भी लिखा है, वो तो ये है कि जिन लोगों ने जूनियर होने के बावजूद ऐसे कुछ फैसले किए हैं जिसके वो अहल नहीं थे, तो उनको प्रमोशन के थ्रू रेगुलराइज करके उनकी वायरीज ठीक की जा रही है। यानी उनके जो फैसले हैं उनको कवर अप करवाया जाएगा कि जनाब ये इसके अहल थे, जबकि एक्चुअली जब उन्होंने वो पाकिस्तान की माशी किस्मत के ऊपर बैठ के फैसले किए थे, उस टाइम पे वो उसके अहल नहीं थे। नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो जूनियर ऑफिसर्स होते हैं जो कि अपग्रेडेड वर्जन नहीं होते, देखें जो जैसे आपका मोबाइल फोन है, अगर वो 5G के लायक नहीं है, वो 4G का है, तो बेशक वो कितनी अच्छी कंपनी का हो, तो वो 5G की आपको जो है परफॉर्मेंस नहीं देगा। जो ऑफिसर्स करियर ऑफिसर्स होते हैं उनके ऊपर काफ़ी काम होता है, वो काफ़ी मुश्किल मामलात में से निकल के इस ग्रेड तक पहुंचते हैं। और आमतौर पे देखें ना, कोर्ट कचहरियों में भी ज़्यादातर वो लोग जाते हैं जिनका कोई मेरिट होता है, क्योंकि कोर्ट में यू हैव टू गो विद क्लीन हैंड्स। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं कि बेशक हमारे यहाँ किसी भी इदारे के कितने भी हाथ बंधे हुए हो या मजबूरियां हो, लेकिन हमारे यहाँ लोगों के ज़मीर जिंदा हैं। आई एम वेरी प्राउड। कंक्लूड कीजिएगा मैडम, आखिरी 1 मिनट है। कोर्ट से आपकी अपील क्या है, क्या करना चाहिए कोर्ट को, क्या हुक्म ऐसा कोर्ट का है कि जिसके नतीजे में आप समझती हैं कि बेहतरी की तरफ जा सकेंगे मामलात?
मेरी 2 अपील्स हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मुझे 1 मिनट और देते कि जो मैंने आपको एक ग्रेडेशन लिस्ट दी थी आपके पुराने क्वेश्चन के हिसाब से, उसको प्लीज स्क्रीन पे दिखाइएगा। जो थे जैसे कि ये हैं डॉक्टर इकबाल, ये 28वें नंबर के ऊपर है मिस्टर मोहम्मद इकबाल, और उसके अलावा उनके ऊपर है 25वें नंबर पे सादिया सदफ, 23वें नंबर पे पुराने चेयरमैन थे मलिक अमजद जुबैर टिवाना, और उसके अलावा आप ये देखें कि एक या कोई एक और ऑफिसर भी हैं, वो भी बहुत, ये डॉक्टर हामिद अतीक सरवर, ये 6ठे नंबर पे हैं। अगर रूटीन में प्रमोशंस एंड पोस्टिंग्स की जाती जैसे हमारी सीटें हैं, तो उसके अंदर ऊपर के आप 4-5 नाम देख लें, ये मेरा नाम है शाबानो GM खान, फिर लुबना अयूब है, फिर आसिम मजीद खान साहब हैं। उसके अलावा आप ये इन 4 हस्तियों के अलावा बाकी आपको देखेंगे तो वो जो हमारे यहाँ एक अमजद जुबैर टिवाना साहब के ज़माने में एक लिस्ट बनी थी, और वो भी हुस्न इत्तफाक ये है कि प्रमोशन की मीटिंग्स बोर्ड से 1 दिन पहले बन गई पर्सनल तौर पर, और उसमें उन सारे अफसरों को, यानी 28वें नंबर के अफसर को एक कैटेगरी दी गई इकबाल साहब को कि जी ये बहुत अच्छे, इनका किरदार बहुत अच्छा है। और क्योंकि आई एम श्योर आपके दिमाग में और भी सवाल कुल बुला रहे हैं, लेकिन आप पूछ नहीं रहे, लेकिन मैं आपको उसका जवाब दे देती हूँ कि जी ये इस तरह की जो लिस्ट बनाना, ये FBR वालों का कोई नया तरीका नहीं है। ये इससे पहले शाहिद जतोई के जमाने में भी ऐसा ही हुआ था कि कई अफसरों की को आप चार्जशीट कर दिया गया था, जबकि प्राइम मिनिस्टर ने उसकी इजाजत ही नहीं दी थी नवाज शरीफ साहब ने। तो लिहाजा ये कि जब एक ऑफिसर जो है मेरिट में प्रमोशन के अहल ही नहीं है, उसको उस अहलियत में लाने के लिए उसके तमाम जो सीनियर ऑफिसरान थे उनको आपने किसी एक नामालूम डूबियस लिस्ट में डाल दिया। जबकि अब आप स्क्रीन पे दिख रहे हैं कि ये एक असदुर्रहमान गिलानी साहब का एफिडेविट कोर्ट में आया, जो कोर्ट ने मंगवाया है। उसमें उन्होंने कहा जनाब इनका तो कोई नाम किसी लिस्ट में नहीं था, और ये वही मौसूफ है असदुर्रहमान गिलानी साहब जो शायद 23 कॉमन के हैं। और ये इनके सामने मेरे जो है एप्लीकेशन पिछले साल भी जब इन्होंने 2023 में हमारे बोर्ड किए थे और मुझे प्रमोट नहीं किया गया था, तो मैंने जब एप्लीकेशन प्राइम मिनिस्टर मियां शहबाज शरीफ को भेजी थी तो इन्होंने ही हियरिंग की थी। उसके बाद रिमाइंडर के वक्त यही मौजूद थे। और अब आप ये मुझे बताएं, जब ये दूसरा तीसरा बोर्ड होने का टाइम था, प्रमोशन का टाइम था, तो उस वक्त जब मेरा नाम किसी लिस्ट में आया या मेरी तरह के दूसरे सीनियर ऑफिसर्स के नाम, तो उस टाइम पे भी यही हजरत थे। और अब आप देखें कि इन्होंने अपना ट्रांसफर भी करवा लिया है, जबकि इनको तो कोर्ट में पेश होना चाहिए और बताना चाहिए कि जनाब आप उन्हीं अफसरों को क्यों लिस्टों में डाल रहे हैं जो पहले भी डिफर हुए हैं और आप ही के जमाने में हुए। अब ये जो ये बात है ना, अब मुझे आप प्लीज देखिए, अवाम ये समझती है कि कुछ अफसर हैं जो अपनी प्रमोशन पे लड़ रहे हैं, ये बात ऐसी नहीं है। FBR पाकिस्तान की मईशत का दिल है। FBR की फोर्सेस को डिमोरलाइज करना, उनको अनडिग्निफाइड पोजीशंस के ऊपर रखना, उनको ऐसी जगहों पे रखना जहाँ पे जैसे अब ये इसमें खातून है लुबना अयूब, मुझे तो आप देखें मैं तो टॉप पर हूँ, मैं तो सब भुगती रही हूँ 2018 से कि मुझे अपने से जूनियर के नीचे रखा गया। भाई एक आदमी मुझसे जूनियर है, वो अपने आप को प्रमोट करवाएगा या मुझे वेरी गुड ACR देगा? उसने मुझे ऐसी जगह पे पोस्ट किया जहाँ मेरी परफॉर्मेंस हो ही नहीं सकती। अब वो लुबना अयूब है, ये 17 कॉमन की है, और दूसरे उनको ऐसी जगहों के ऊपर पोस्ट किया गया है जहाँ पे उनके सीनियर ऑफिसर्स हैं वो उनके डायरेक्ट लाइन ऑफ प्रमोशन में कॉम्पिटिटर। बिल्कुल ठीक हो गया मैडम, मैं बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर गया हूँ कि सीनियर अफसरान को जो है नज़रअंदाज करके ऐसे अफसरान को लाया जा रहा है कि जिसके लिए फिर लोग ये बात कर रहे हैं कि यह कुर्बा परवरी है या जो है वो किसी और वजह से मेरिट को पामाल किया गया। और जब भी मेरिट को पामाल किया जाता है तो फिर सोसाइटी से ऐसी आवाज़ें ज़रूर उठती हैं। FBR को इस तमाम मामला पर हुकूमत पाकिस्तान को गौर करना चाहिए, क्योंकि एक बड़े सीनियर अफसरान है, इनका 30-30, 35-35, 40-40 साल का एक इदारे के अंदर तजर्बा है कि जिससे हुकूमत को मुस्तफीद होना चाहिए, ना कि इन्हें खुड्डे लाइन लगा के या OSD बना के या साइड लाइन लगा के जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही याद दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।